हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ने का काम किए थे। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1972 जो 1970 सॉरी दोस्त जो हम लोग 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, वहाँ से हम लोग 1861 तक जो भी मेजर लॉ आया ब्रिटेन रूल में, जो अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, अंग्रेज़ी शासन के दौरान जो भी कानून आया उसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग दोस्त आज से 1892 का जो काउंसिल एक्ट है उससे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, 1992 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन हुआ करते थे। लॉर्ड लैंसडाउन हुआ करते थे। अब हम लोग जानेंगे कि मेजर प्रोविज़न क्या था। दोस्त, पहला इसका प्रोविज़न ये था दोस्त कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, वो क्या करता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, इनके नंबर को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है। नॉन ऑफिशियल मेंबर के नंबर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। बट अभी भी क्या है कि ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है उसे रिटेन रखता है। ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन किया गया, मतलब ऑफिशियल मेजॉरिटी को बरकरार किया गया। हालांकि इसमें जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उसकी जो नंबर है, उसका जो संख्या उसे बढ़ाया गया, पर नंबर इतना ही बढ़ाया गया जिससे कि जो है ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन किया जा सके। मतलब अभी भी जो था नॉन ऑफिशियल मेंबर, वो ऑफिशियल मेंबर की तुलना में कम थे। और दूसरा इसका दोस्त मेजर प्रोविज़न ये रहा कि इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इंडियन काउंसिल एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर डिस्कशन करने का पावर दे देता है। बजट पर डिस्कशन करने का पावर दे दिया। इससे पहले दोस्त लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कशन करने का पावर नहीं हुआ करता था, पर भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ब्रिटेन के गवर्नमेंट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर डिस्कशन करने का पावर दिया। बजट पर डिस्कशन करने का क्या करता है, पावर देता है। दोस्त, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग याद रखेंगे। डिस्कशन, सिर्फ डिस्कशन करने का पावर दिया। अभी भी वोटिंग करने का पावर नहीं है, इसको रिजोल्यूशन लाने का पावर नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्कस कर सकता है। बजट को डिस्कस कर सकता है। दोस्त, जो बजट है, बजट का मतलब होता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के द्वारा कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और कितना उसका जो है खर्चा किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा। इसका एक क्या होता है, इसमें एस्टीमेट होता है। बजट में इस चीज़ का क्या होगा, एस्टीमेट होगा। किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है, टैक्स से या नॉन टैक्स रिसिप्ट से, और फिर वो कितना क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। इसका टोटल क्या होता है, इसमें ब्यौरा होता है, इसमें टोटल ब्यौरा लिखा होता है। दोस्त, भारत में जो बजट का जो सिस्टम है उसे लाने का क्रेडिट किसे जाता है, ब्रिटिश को जाता है, ब्रिटिशर्स को। उसे लाने का क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को। दोस्त, वो साल था 1860 का, 1860 का ईयर था, और डेट था 7 अप्रैल। इस डेट को क्या होता है कि भारत के इतिहास में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को भारत के इतिहास में पहली बार जो है बजट को पेश किया गया। दोस्त, इस बजट को एक स्कॉटिश एक्सपर्ट थे, जेम्स विल्सन जो कि एक स्कॉटिश एक्सपर्ट थे। वो पहली बार इंडिया के लिए जो है एक बजट को क्या करते हैं, पेश करते हैं, किनको, ब्रिटिश क्राउन के सामने। तो जेम्स विल्सन पहली बार जो है इंडिया के लिए बजट पेशी करने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में आखिर जो है बजट का सिस्टम जो है ना किसने स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, अमेरिकन, किससे। तो पहला उसका आंसर होगा दोस्त ब्रिटिशर्स। दूसरा, कब,
देन 1860 1860, और तीसरा किसने, तो जेम्स विल्सन। ये हुआ दोस्त। और दोस्त इसके अलावा दोस्त जो हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वो ये था दोस्त कि स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया। दोस्त जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, इसमें जो है पहली बार जो बजट पेश किया गया वो 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को पहली बार क्या होता है कि बजट पेश किया जाता है। और इस बजट को पेश किया गया दोस्त आर के सन्मुखम चेट्टी, आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा। दोस्त ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से जो है सवाल बनते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे और आगे भी आएंगे। आर के सन्मुखम चेट्टी, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश करने का जो क्रेडिट है इन्हें जाता है। इसके बाद दोस्त क्या होता है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट क्या करता है कि एक जो है यहाँ पे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये हुआ कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या हुआ, प्रोविज़न इसमें आया। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव का जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से होता है। हालांकि दोस्त यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि इस कानून में कहीं भी इलेक्शन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। इलेक्शन के जगह पर यहाँ पर नॉमिनेशन टर्म का इस्तेमाल था। बट ये जो प्रोसेस था दोस्त वो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था। ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्त क्योंकि इस कानून में प्रोविज़न किया गया कि जो वाइसरॉय हैं वो क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर को क्या करेंगे दोस्त, नॉमिनेट करेंगे। वाइसरॉय कहाँ करेंगे, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और ये जो दोस्त नॉमिनेट करेंगे, ये जो नॉमिनेशन होगा वो सिफारिश पर होगा। तो ये सिफारिश कौन करेगा, तो पहले जो है वाइसरॉय वो चेंबर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था दोस्त, चेंबर ऑफ कॉमर्स बंगाल के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स था दोस्त, वो, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इन दोनों की सिफारिश पर, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है सिफारिश पर वाइसरॉय क्या करेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या नॉमिनेट करेंगे, किससे, तो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, चूँकि दोस्त ये जो नॉमिनेशन हो रहा है वो सिफारिश पर हो रहा है, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल एलसी के सिफारिश पर हो रहा है। तो इसलिए जो इस सिफारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न बोलते हैं। तो दोस्त जिस तरह से वाइसरॉय जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, उसी तरीके से जो प्रोविंशियल गवर्नर होंगे, जो उस समय प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, वो क्या करेंगे, जो प्रोविंशियल एलसी है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट करने का क्या करेंगे, काम करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को। और दोस्त इस केस में, प्रोविंशियल एलसी के केस में और जो प्रोविंशियल गवर्नर है, इनके केस में जो गवर्नर है उनको जो है कुछ सिफारिशें जो आएंगी, वो सिफारिश दोस्त आएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो जिला में जो बोर्ड होती थी उस समय, वहाँ से म्यूनसिपैलिटीज़ एक तरह का अर्बन लोकल बॉडी होता है म्यूनसिपैलिटीज़, हम लोग आगे पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटी के बारे में। फिर यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस और जमींदार्स एंड चैम्बर्स, ये सब मिलके
जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनको कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को जो है सिफारिश करते थे और फिर उसे प्रोविंशियल गवर्नर जो है एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करते थे, अपॉइंट करते थे, नॉमिनेट करते थे। तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलेंगे हम लोग। तो हमारा दोस्त 1892 का जो कानून था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे 1909। अब हम लोग 1909 का जो काउंसिल एक्ट है, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसे पढ़ने का काम करेंगे। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। दोस्त जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये काउंसिल एक्ट के सीरीज में सबसे लास्ट कानून था। काउंसिल एक्ट के कानून में सबसे लास्ट सीरीज था। इंडियन काउंसिल एक्ट का सीरीज स्टार्ट होता है 1861 में, दूसरा 1892 में और तीसरा 1909 में आता है। दोस्त इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है दोस्त वो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्त द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मोर्ले हुआ करते थे दोस्त, वो हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट, और जो मिंटो थे वो भारत के वाइसराय हुआ करते थे, और वो क्या होते हैं, भारत के वाइसराय हुआ करते थे। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो दोस्त है सर, यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1909 में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, 1909 के जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में मिंटो कौन थे, इस तरह से पूछेगा। इस तरह से सवाल आते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, ऐसे सवाल बनते हैं। अब हम लोग दोस्त इसके प्रोविज़न जानने का काम करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोविज़न है सर, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, इतिहास में जो है सबसे डिबेटेबल जो है कोई कानून रहा है, तो वो कानून इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रहा है सर। इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यहाँ से क्या होता है दोस्त कि ब्रिटेन जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंश्योर करने के लिए, भारत में बांटो और राज करो, इस पॉलिसी को इंश्योर करने के लिए जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या करता है, एक प्रोविज़न लाता है। इस प्रोविज़न में क्या था दोस्त कि जो मुस्लिम है, जो अगर जैसे कि कोई चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जो कैंडिडेट है मुस्लिम है, उस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा, इसके अलावा कोई और वोट नहीं कर सकता है। मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। इस तरह के दोस्त क्या था, प्रोविज़न था, जो कि आगे चल कर के बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए घातक साबित हुआ। और यही एक जो है कारण था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मुस्लिम के लिए, यही एक कारण था जिसके कारण जो आगे चलकर भारत का क्या होता है, विभाजन होता है, भारत का पार्टीशन होता है। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब हम लोग इसे डीपली पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो दोस्त कि इंडियन जो काउंसिल एक्ट था 1909, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न किया गया। और दोस्त इस कारण से जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया, इस कारण से दोस्त क्या होता है कि जो हमने लॉर्ड मिंटो है, जो दोस्त लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो 2, इनको हम लोग दोस्त क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनलिज्म। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्त, फादर ऑफ कम्युनलिज्म किसे बोलेंगे हम, लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पर क्या है कि बांटने का काम किया। इस कारण से इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनलिज्म। दोस्त लॉर्ड मिंटो 1 हम लोग कहाँ पढ़े थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। लॉर्ड मिंटो 1, और इनके कार्यकाल में कौन सा एक्ट पारित किया गया था, लॉर्ड मिंटो 1। अब हम लोग दोस्त दूसरा प्रोविज़न जानने का काम करेंगे। दोस्त इस प्रोविज़न में क्या होता है, फिर से जिस तरह से 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज़ किया जाता है, तो इसी तरह से इसमें भी जो है दोनों में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को इंक्रीज़ किया जाता है, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था दोस्त, यहाँ पर 16 से बढ़ा करके जो मेंबरशिप था उसे 60 कर दिया गया, का स्ट्रेंथ जो है वो 60 कर दिया गया। दूसरी तरफ जो था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ब्रिटेन सरकार जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ कर दिया। इससे पहले था क्या दोस्त कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में ऑफिशियल मेजॉरिटी हुआ करता था। दोनों जो विधान परिषद था इसमें अंग्रेज़ों का क्या था, यहाँ पर मेजॉरिटी था। बट 1909 में पहला बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन का सरकार इसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को क्या कर दिया दोस्त, इंक्रीज़ कर दिया, को अलाउ कर दिया। और दोस्त तीसरा प्रोविज़न जो था दोस्त वो ये था कि जिस तरह से हम लोग 1892 के कानून में देखते हैं कि वहाँ पर बजट पर डिस्कशन करने का पावर मिल जाता है किसे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को।
इसमें क्या होता है कि अब बजट पर जो है रिजोल्यूशन भी ला सकता है, बजट पर रिजोल्यूशन, बजट पर रिजोल्यूशन करने का पावर जो है सर क्या मिला, पावर दे दिया गया, बजट पर रिजोल्यूशन लाने का पावर दे दिया गया। इससे पहले क्या था कि बजट पर सिर्फ डिस्कशन कर सकता है, बट अब बजट पर रिजोल्यूशन भी ला सकता है। रिजोल्यूशन मतलब हो गया कि आप बजट के सपोर्ट में या फिर बजट के अगेंस्ट आप रिजोल्यूशन ला सकते हैं, ये पावर जो है क्या हुआ, मिल गया। और दोस्त इसके बाद जो अगला प्रोविज़न था वो ये था दोस्त कि पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, यहाँ पर इंडियन को अलाउ किया गया, इंडियन मेंबर को अलाउ किया गया। ये भी फिर से अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें इंडियन मेंबर को अलाउ किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जरिए। और जो पहले भारतीय जो इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके जो मेंबर बने, उनका दोस्त जो नाम था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो था कौन, तो वो थे दोस्त सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर 1909 में बनते हैं, 1909 में बनते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बने दोस्त वो एज अ लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर, मतलब दोस्त जो कानून मंत्री होते हैं, लॉ मिनिस्टर, लॉ मेंबर, बट यहाँ पे मिनिस्टर नहीं था उस टाइम, उस समय हम लोग मेंबर ही बोलेंगे। लॉ मेंबर के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, लॉ मेंबर के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं। इसके साथ साथ दोस्त जो अगला जो नेक्स्ट प्रोविज़न था, पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद दोस्त क्या होता है कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का भी प्रोविज़न आता है दोस्त, यहाँ से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, पर दोस्त जो कुछ सेक्शन था उसे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला। उस सेक्शन में दोस्त था जमींदार, चेंबर ऑफ जमींदार, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड देन प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन एंड यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय। इसे क्या दिया गया दोस्त, तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, याद करने का काम करेंगे। अब हम लोगों का दोस्त क्या है कि जो इंडियन कॉन्सुलेट का जो सीरीज़ था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ, इंडियन कॉन्सुलेट सीरीज समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे दोस्त। इस कानून को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग दोस्त बोलते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोस्त जो मोंटेगू थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड थे वो थे वाइसरॉय, चेम्सफोर्ड वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये थे दोस्त वाइसरॉय। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। दोस्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में आता है। वो क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस समय दोस्त फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था दोस्त, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो ब्रिटेन के सरकार था वो ऐसा रियलाइज़ करता है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का उसे सहयोग चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध को लड़ने के लिए भारतीयों का सहयोग जो है ज़रूरी है। तो इस भारतीय के सहयोग को, इंडियंस के कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए वर्ष 1917 में एक मोंटेगू स्टेटमेंट आता है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो एक डिक्लेरेशन करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मोंटेगू स्टेटमेंट। दोस्त इस मोंटेगू स्टेटमेंट में जो ब्रिटेन सरकार था वो ऐसा जो है क्या करता है, एक ऑफ़र देता है कि अगर इंडियन ब्रिटेन सरकार के साथ वर्ल्ड वार के समय अगर कोऑपरेशन करता है तो ब्रिटेन सरकार जो है भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगा। इस कारण से जो है दोस्त इंडियन जो है बढ़ चढ़ के वर्ल्ड वार 1 में सपोर्ट करता है ब्रिटेन सरकार को। तो जब 1919 में वर्ल्ड वार 1 का जो है क्या होता है, एक ये होता है एंड होता है, जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ उसके बाद जो ब्रिटेन सरकार जो है, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट,
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्त 1919 तो 1917 का जो स्टेटमेंट था, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए दोस्त आता है। इस कारण से हम समझे कि 1919 में जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दोस्त पारित किया जाता है। अब इसके हम लोग दोस्त क्या करेंगे, मेजर प्रोविज़न जानने का काम करेंगे। मेजर प्रोविज़न क्या क्या था दोस्त? पहला इसका जो मेजर प्रोविज़न था वो ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, वो सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट था दोस्त, जो सेंटर का जो दोस्त कंट्रोल था, जो कंट्रोल था दोस्त प्रोविंसेस पर, सेंटर का जो दोस्त कंट्रोल था प्रोविंसेस पर, उसे क्या करता है कि रिलैक्स कर देता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर जो एक तरह का कंट्रोल हुआ करता था, उसे रिलैक्स करने का काम किया जाता है। इसे रिलैक्स करने के लिए दोस्त क्या किया गया, जो केंद्रीय सरकार था और जो प्रोविंशियल सरकार हुआ करता था, इसके जो पावर और फंक्शन थे, इसको क्या कर दिया गया, डिमार्केट कर दिया गया। जिस तरह से आज के समय में हमारे पास 7वीं अनुसूची है और जो सेंटर लिस्ट स्टेट लिस्ट के रूप में दोनों के पावर को विभाजन करने का काम करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है सेंटर और प्रोविंस के पावर को क्या कर दिया, डिमार्केट कर दिया। ये जो पावर था दोस्त, ये जो पावर था, इसे 2 पार्ट में डिमार्केट कर दिया गया। 2 पार्ट में क्या कर दिया गया, पावर का विभाजन किया गया। पावर का क्या होता है दोस्त, विभाजन किया गया। इसमें दोस्त बोला गया दोस्त कि जो सेंट्रल लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट होगा उसमें सेंटर के पास पावर होगा, और जो प्रोविंशियल लिस्ट होगा उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका पावर होगा। जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंटर ही बना सकता है। बट दोस्त जो प्रोविंशियल लिस्ट था, जो प्रोविंशियल लिस्ट है, इसे फिर जाकर के 2 पार्टों में बांट दिया गया। इसमें एक था दोस्त ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं, इस ट्रांसफर सब्जेक्ट को दोस्त हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्थानांतरित विषय। और दोस्त दूसरा था दोस्त अपने यहाँ आरक्षित विषय, आरक्षित विषय मतलब दोस्त रिजर्व लिस्ट। दोस्त बोला गया कि जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है, इस ट्रांसफर्ड लिस्ट पर जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं, वो ट्रांसफर्ड लिस्ट पर मिनिस्टर के एडवाइस से, जो उस समय मिनिस्टर हुआ करता था, उसके एडवाइस से क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। मिनिस्टर के एडवाइस से, जो मिनिस्टर लोगों के द्वारा चुन करके आए हैं, उन मिनिस्टर के एडवाइस से प्रोविंशियल गवर्नर जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ दोस्त जो रिजर्व लिस्ट था, इस रिजर्व लिस्ट पर प्रोविंशियल गवर्नर मिनिस्टर के एडवाइस पर काम नहीं करता था दोस्त। रिजर्व लिस्ट पर मिनिस्टर के एडवाइस पे काम नहीं करता था, बल्कि रिजर्व लिस्ट पर जो गवर्नर का जो अपना एक इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहायता से क्या करते थे, डिसीजन लेने का काम करते थे। तो सर पावर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, सेंटर और स्टेट और प्रोविंस के लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या करेगा, कानून पारित करेगा, और प्रोविंशियल पर सिर्फ प्रोविंस के गवर्नमेंट। और फिर सर अगेन प्रोविंशियल लिस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर मिनिस्टर के एडवाइस से, जो पॉपुलर मिनिस्टर है, लोगों के द्वारा चुना गया मिनिस्टर है, उनके एडवाइस से गवर्नर काम करेंगे। और जो रिजर्व लिस्ट है उस पर गवर्नर जो है मिनिस्टर के एडवाइस पर काम नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नर के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया है उसके एडवाइस से क्या करेंगे, काम करेंगे। और दोस्त इसके बाद जो था दोस्त, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था दोस्त, वो ये था जो हमेशा एग्जाम में आता है, डायरकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी आता है। डायरकी इंट्रोड्यूस करने का काम किया। हालांकि डायरकी जो है क्या हुआ, फेल्ड प्रोविज़न था, डायरकी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दोस्त डायरकी का दोस्त मतलब हुआ कि जो डायरकी था दोस्त, डायरकी का मतलब हुआ दोस्त, जिसे हम दोस्त ऑलरेडी पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं दोस्त। जैसे कि दोस्त हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग देखे दोस्त कि पावर को दोस्त 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर मिनिस्टर के एडवाइस से क्या करेंगे, काम करेंगे, और दूसरी तरफ दोस्त रिजर्व लिस्ट पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से काम करेंगे। तो दोस्त ये जो दोस्त 2 फंक्शन था दोस्तों, 2 तरह का दोस्त जो एक सिस्टम बनाया गया।
इस सिस्टम को दोस्त हम लोग क्या बोलेंगे, डायआर्की। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे दोस्त डायआर्की। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि डायआर्की किसे बोलते हैं, डायआर्की किसने कब लाया डायआर्की। यहाँ पर ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त टर्म डायआर्की। डायआर्की टर्म को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे डायआर्की टर्म। अब इसके बाद दोस्त जो प्रोविज़न था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न वो था दोस्त ये कि भारतीय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो भारतीय लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर था, विधानसभा होता है, उसमें क्या होता है दोस्त कि बाईकैमरलिज्म का प्रोविज़न आया। बाईकैमरलिज्म दोस्त, बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है सर द्विसदन। इसके मतलब होता है दोस्त द्विसदन। जिस तरह से भारत में एक क्या है, संसद है, उस संसद के दो हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी तरीक़ा से दोस्त पहली बार जो है भारत के इतिहास में बाईकैमरलिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और दोस्त इस समय जो दोस्त बाईकैमरलिज्म था, दो सदन था, इसमें दोस्त दोनों सदन को दोस्त, एक को बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अपर हाउस था, दूसरा था दोस्त लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस था। तो बाईकैमरलिज्म लाने का काम करता है। हम यहाँ से याद रखेंगे कि बाईकैमरलिज्म कब आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए आया। इस बाईकैमरलिज्म के बाद दोस्त तो अगला इसमें क्या किया गया कि पहली बार भारत में डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविज़न था दोस्त, वो पहली बार क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए लाया गया। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जिस तरह से हम लोग अभी डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रोविज़न दोस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए आया। दोस्त अगला प्रोविज़न ये था कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐसा बोला गया कि जो 6 मेंबर हुआ करते थे, यहाँ पे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से बोला गया कि जो 3 मेंबर है वो कौन होगा, इंडियन होगा। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर इंडियन होगा, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। 6 मेंबर में से एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था। कमांडर इन चीफ को रिजर्व किया गया ब्रिटिशर्स के लिए कि कमांडर इन चीफ सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं बन सकता है, बल्कि कमांडर इन चीफ को छोड़ करके और जो डिपार्टमेंट था उसमें से 3 जो है मेंबर इंडियन हो सकता है। तो वाइसरॉय जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में क्या हुआ कि पहली बार इंडियन को अलाउ किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सत्येंद्र नाथ प्रसाद जो थे वो पहली बार क्या करते हैं, पहले इंडियन बने जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने एज अ लॉ मेंबर। फिर इसके 10 साल के बाद 1919 में क्या किया गया दोस्त कि 3 मेंबर को अलाउ कर दिया गया कि अब 3 इंडियन होगा, 3 इंडियन इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। और दोस्त जो कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रोविज़न 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में दोस्त स्टार्ट किया गया था, उस कम्युनल इलेक्टोरेट को दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि दोस्त उसे एक्सटेंड करने का काम किया गया। इसका मतलब ये था दोस्त कि मुस्लिम के अलावा भारत में और जो कम्युनिटी था उसे भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, उसे भी कम्युनल इलेक्टोरेट में कवर किया गया। उस कम्युनिटी में दोस्त जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थे वो थे सिख, एंग्लो इंडियन, फिर दोस्त इंडियन क्रिश्चियन, और दोस्त इसके साथ साथ जो यूरोपियन था। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है उसके ज़रिए सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन यूरोपियन और यूरोपियन को क्या मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। बल्कि 1909 के जो कानून था उसके ज़रिए सिर्फ मुस्लिम को मिलता है, उसके ज़रिए किसे मिलता है, सिर्फ ओनली मुस्लिम को ही मिलता है। और अगला प्रोविज़न जो था दोस्त वो इसमें ये था कि जो डायरेक्ट इलेक्शन जो दोस्त इंट्रोड्यूस हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन तो इंट्रोड्यूस किया, बट जो लोगों का जो वोट देने का जो पावर था दोस्त वो था लिमिटेड फ्रेंचाइजी बेस्ड था। यहाँ पर कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रोविज़न नहीं था। आज के समय में क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, भारत के सभी नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है। बट इस समय क्या हुआ दोस्त, लिमिटेड फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइजी मतलब भारत के सभी लोग वोट नहीं दे सकते हैं, कुछ सीमित लोग ही वोट दे सकते हैं।
और ये जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया था प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के पास कितना प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति कितना टैक्स पे कर रहा है, कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। इस बेस्ड पर क्या हुआ कि वोटिंग राइट दिया गया। तो हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज। उसको क्या बोलेंगे दोस्त? लिमिटेड फ्रेंचाइज। इसके बाद दोस्त क्या होता है कि एक नया ऑफिस बनाया गया यहाँ पर, एक हाई कमिश्नर, एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, भारत के लिए हाई कमिश्नर का एक नया ऑफिस बनाया गया दोस्त। कहाँ? तो लंदन में। इस ऑफिस का दोस्त इस ऑफिस का जब ये हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसके बाद क्या होता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उस समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, इनका ही कुछ फंक्शन, इनका ही कुछ पावर को जो है सर लेकर के, इनके कुछ पावर को लेकर के हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को पावर दिया गया। इस कारण से क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कुछ रिलीवेंस है, जो कुछ इनका जो प्रेस्टीज था वो कम हुआ। वो प्रेस्टीज क्या होता है? कम होता है। इसके बाद दोस्त जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इसमें से हम लोग बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें बोला गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन जिस तरह से अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, उस तरीके से यहाँ बोला गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। तो इस कारण से दोस्त क्या होता है, इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ष 1924, इस चीज़ को नोट कर लो दोस्त, वर्ष 1924 में एक कमीशन बनाया गया, ली कमीशन। किस लिए? तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए। तो ली कमीशन के सिफारिश पर वर्ष 1927 में केंद्रीय सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया दोस्त? तो गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया दोस्त? तो गठन किया गया। और दोस्त इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्त वो ये था कि पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ दोस्त कि जो प्रोविंशियल बजट था उसे सेंट्रल बजट से, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो बजट था दोस्त, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और इसके बाद दोस्त एक इम्पोर्टेंट था दोस्त कि इसमें जैसे कि हम लोग अभी जो है पहले जो शुरुआती में पढ़े थे कि जो 1917 में मोन्टेगू स्टेटमेंट आया था, उसमें बोला गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे और भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का काम करेंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि इस कानून में एक प्रोविज़न दिया गया स्टेटूटरी कमीशन का। इसमें बोला गया कि हम लोग एक स्टेटूटरी कमीशन बनाएंगे, जिसे दोस्त बोलते हैं वैधानिक आयोग हम लोग बोलेंगे। से बोला गया कि 10 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा जो कि इंडिया के फर्दर जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संविधान के दिशा में जो हम लोग एक प्रगति बोल सकते हैं, उसे जो चेक करने के लिए एक स्टेटूटरी कमीशन बनाने का प्रोविज़न दिया गया। यही स्टेटूटरी कमीशन जो था तो उसके प्रोविज़न के अंतर्गत क्या होता है कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, साइमन कमीशन। तो दोस्त एग्जाम में आएगा कि साइमन कमीशन के लिए जो जिसे हम लोग स्टेटूटरी कमीशन भी बोलते हैं, उसके लिए प्रोविज़न जो है कौन से कानून में किया गया था। तो दोस्त उसके लिए हम लोग 1919 का जो कानून है उसका हम क्या देंगे? एग्जाम्पल देंगे।